जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से एक और नई वैकेंसी का अपडेट है। ये नई वैकेंसी का अपडेट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक का। देखिए, पदों की संख्याएं यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी वाला जॉब है और इसके साथ साथ कुछ क्लर्क के भी जॉब निकले हैं। तो मैं आपको दिखलाऊंगा सारा डिटेल लेके करके, पर इन शॉर्ट डिटेल आपको सब कुछ बता दूं कि विज्ञापन संख्या 1/2024 है, यानी कि 2024 का यह पहला वैकेंसी है बिहार विधानसभा का। तो यहाँ पे आपको जाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और सारी की सारी वैकेंसीज का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये 29 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट होगा 15 फरवरी इसका फॉर्म भरने का। 17 फरवरी तक जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शंस हैं, बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं। एक एक करके सारी वैकेंसीज का अपडेट आप लोगों तक यहाँ से चैनल से मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार पल पल के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरा का पूरा जानकारी ले ले विज्ञापन के तहत यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। पद का नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। लेवल जो आपका सैलरी स्केल का रखा गया है वो 7 रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लेवल 9 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल जो कि हमारा 2018 में ही नियमावली बना था उसके। लेकिन यहाँ पे सैलरी स्केल भी इसका कम कर दिया गया। सहायक यानी कि असिस्टेंट का भी पोस्ट है, इसका लेवल स्तर 4 कर दिया गया, जबकि इसका लेवल स्तर 7 था, है ना, पे स्केल का। तो ये भी कम कर दिया गया है। खैर एनीवे, यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में समझते हैं। ये अधिकारी वाला पोस्ट है आपका, जहाँ पे 44,900 आपकी बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। तो नियमानुसार यहाँ पे आप वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और सहायक अवधायक के लिए भी आप यहाँ पे करीब करीब 25,500 प्लस अलाउंस। तो यहाँ पे देखिए लगभग आपका सैलरी जो होगा ना 60,000 के आसपास चला जाएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। और इसका जो सैलरी होगा लगभग जो है 35 से 40,000 रुपये तक आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आप जो है 29 तारीख से लेकर जो है 15 तारीख के बीच में इसको आवेदन कर लीजिएगा। 17 तारीख तक पेमेंट कर लीजिएगा। तो कोटिवार अगर देखिए तो पदों की संख्या मैं आपको यहाँ पे दिखलाऊं तो टोटल अगर आप देखेंगे हर दोनों पोस्ट के लिए दिया गया है ना, कोटिवार। मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे सारा डिटेल। लेकिन शैक्षणिक योग्यताओं के सबसे ऊपर हम लोग चर्चा कर ले। तो एलिजिबिलिटी में तो सबसे पहले आपका ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, क्योंकि भारत का नागरिक होना जरूरी है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसके लिए आप इसको आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक, यानी कि लास्ट डेट 15 फरवरी तक, है ना, अभ्यर्थी को अपना जो है स्नातक का परीक्षा पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होना जाना चाहिए। तो ये अंतिम तिथि तक बोल दिया है, यानी कि आपका कहा किसके लिए, तो आपका जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट यानी 15 फरवरी तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक हैं, एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं वो, और जैसे कि जो भी अलग अलग क्राइटेरिया है वो अलग से पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता भी नहीं है, एक ही बार आप आवेदन कर लीजिएगा। पोस्ट वहां सिलेक्शन करने का आपको मौका मिल जाएगा, जैसे कि टिक करना होगा, ठीक है, वहां पे बॉक्स पे टिक करना होगा फॉर्म भरते समय। तो एक से अधिक पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आरक्षण की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो अविवाहित महिला है तो अपने पिता के आधार का, और विवाहित हैं तो अपने पति का आधार का, ठीक है, तो सॉरी अपने जो विवाहित हैं तो अभी अपने पिता के आधार का जो है निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा, महिला है तो। और जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको लगाना है। और उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति के या अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के पास जो है उनके प्रमाण पत्र रखना जरूरी है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, एनसीएल का सर्टिफिकेट, है ना। ध्यान रखिएगा जो भी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनेगा महिलाओं का, उनके पिता के ही एड्रेस से बनेगा, यानी कि ओबीसी और एनसीएल अपने पिता के ही एड्रेस से बनवाइएगा। स्थायी प्रमाण पत्र अपना, और जाति प्रमाण पत्र ये भी अपना जो है आप लोग जो है ना बनवा सकते हैं अपने पिता के ही एड्रेस से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो लोग हैं वो अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अंचल द्वारा जो है अंचलाधिकारी के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण, मतलब जो एससी एसटी है उनको सिर्फ निवास प्रमाण पत्र बनवाना है और अपने सीओ या आरओ के स्तर पर बनवाना है। और जो जाति प्रमाण पत्र है जो एससी एसटी के अलावा जो ओबीसी है तो एनसीएल बनवाएंगे, वो भी अपना आरओ और सीओ लेवल से बनवाएंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं वो संबंधित हैं, अगर आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको भी 2% का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो वो भी अपना जो है ये सारा प्रमाण पत्र जो है अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षर के द्वारा ये होना चाहिए। तो ये आपका जो है डीएम के आधार पे बनेगा, है ना, जिनका भी ये बनेगा। सामान्य प्रशासन के लिए जो भी यहाँ पे हैं छात्र, यहाँ ध्यान रखिएगा। सामान्य प्रशासन बिहार की अधिसूचना के अनुसार यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चाहते हैं, उनको भी 10% का यहाँ पे लाभ मिलता है आरक्षण का। तो वो भी अपना जो है ना सक्षम पदाधिकार के द्वारा ही निर्गत करेंगे, जो भी हमारे जो सीओ या आरओ लेवल से ये बनता है ना, रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह साइन करके बनाते हैं, तो वहाँ से बनवा लीजिएगा। फिर मेडिकल बोर्ड से अगर जो पीएच कैटेगरी के छात्र हैं वो अपना 40% से अगर अधिक है उनका निःशक्तता यानी कि दिव्यांगता, तो भी प्रमाण पत्र उनको बनवाना होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से ये आपको निर्गत करवाना होगा। तो ये तो सारी होगी चीजें आरक्षण को लेकर। एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे बात करें तो 21 साल आपका जो है न्यूनतम
न्यूनतम होना चाहिए उम्र सीमा और मैक्सिमम 37 साल है, तो ये ध्यान रखिएगा। और महिला हैं तो आपको 40 साल तक आवेदन मिलेगा सभी वर्गों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए। आप अगर जनरल में आती हैं तो जैसे अदर स्टेट से आती हैं तो 37 साल तक आपका उम्र होना चाहिए, 21 से 37 साल तक का। ठीक है, जो SC ST छात्र हैं बिहार के हैं उनको 42 साल तक पुरुष और महिला को छूट मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना एज यहाँ पर कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी कैटेगरीज में जो लोग दिव्यांगता से बिलोंग करते हैं या एक सर्विसमैन है ना, उनके लिए भी एज उम्र सीमा में 3-3 साल का छूट दिया गया है। परीक्षा की पद्धति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं भाई यहाँ पे। तो देखिए OMR बेस आपका ये एग्जाम होने जा रहा है और 2 चरणों में ये परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ होगा, बहुवैकल्पिक होगा यानी कि MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। फिर उसके बाद OMR 7 होगा। इसके सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, है ना? और आपको ये क्रम वाइज बुलाया जाएगा आपको, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से जो है आपको ये एग्जाम होगा, उसका मेंस का एग्जाम भी OMR बेस ही ली जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवार की परीक्षा फल उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार अनुवर्ती और मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। निमित्त घोषित किया जाएगा मतलब कि जैसे कि आपका जो पीटी एग्जाम देते हैं आप OMR बेस्ड, ठीक है, जैसे कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसके अनुरूप आप परीक्षा देते हैं, पीटी एग्जाम देते हैं और इसी के आधार पे यानी कि मतलब वही सिलेबस के आधार पे आपका जो है परीक्षा फल भी घोषित किया जाएगा कैटेगरी वाइज, है ना? और मुख्य परीक्षा के लिए निमित्त घोषित किया जाएगा, मतलब कि आपको सफल बनाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पर जो है आपका जो पैटर्न है वो देखिएगा, 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा यानी कि 400 नंबर का एग्जाम होगा। 4 अंक निर्धारित होंगे हर क्वेश्चन के लिए और 1 अंक काटा जाएगा यानी कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा जो है माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता नहीं होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्य दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भिन्नता अगर पाई जाती है तो यहाँ पे अगर अंग्रेजी को ही प्रायोरिटी मिलेगा, तो उसको समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर आपको बता दें कि ये सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, मैथ और साइंस से आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन होगा और आपका जो है रीजनिंग से 30 प्रश्न होगा। तो 40 और 60 ये 100 नंबर का पूरा पेपर हो गया, जहाँ पे रीजनिंग 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तब यहाँ पे जीके जीएस का हो गया। इसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपके मॉक टेस्ट वगैरह शुरू हो रहे हैं। 11 बजे से आप लोग को मॉक टेस्ट रोज कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये हो गया आपका सारी जानकारी। ये सिलेबस का पैटर्न हो गया। सामान्य अध्ययन में कौन-कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं होती हैं, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे करंट के, और बिहार और साथ में भारत के परिदृश्य में भी सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है इतिहास, संस्कृति, भूगोल और आर्थिक परिदृश्य से और कृषि परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, बिहार और योगदान, ये सब कुछ संबंधित क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और गणित के बारे में अगर बात होगी तो मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि मैथ और साइंस का जो भी टॉपिक होगा वो मैट्रिक लेवल का यहाँ पे जो है पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, यहाँ से टॉपिक उठा के फिर आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसको तो आप लोग पढ़ना ही है। फिर मुख्य परीक्षा में भी आपका सेम सिलेबस होगा, बस यही है कि जितना वैकेंसी होगा उसका 10 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा, उसका सिलेबस भी बता देंगे, है ना? फिर उसके बाद आपका मेधा सूची मुख्य परीक्षा के आधार पे ही यहाँ पे जारी किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2018 की अधिसूचना नियमावली के तहत ये सेवा शर्तें होंगी, लेकिन सैलरी क्यों कम कर दी गई है ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब परीक्षा शुल्क यहाँ 600 रुपये लिया जा रहा है आपसे फॉर्म भरने का, और जो कैटेगरी में है SC ST हैं और महिला छात्र हैं बिहार के और दिव्यांग छात्र हैं यहाँ पे, उनको 150 रुपये फीस लिया जाएगा। ये फीस की चर्चा हो गई। आवेदन करने का जो प्रोसेस है आपका 29 तारीख से शुरू हो जाएगा, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका एक फॉर्म भरते समय आपसे लिया जाएगा, यानी कि फॉर्म भरा जाएगा उस समय आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा उसका, और 17 फरवरी तक पेमेंट भी लास्ट आपको कर देना। तो ये सारी जानकारियां हैं, कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको 29 तारीख को फॉर्म भर के भी एक बता दूंगा। ठीक है, ये वैसे तो दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन मैं फॉर्म भर के जरूर बताऊंगा इसका, ताकि आपको कोई भी समस्या से रिगार्डिंग ना हो। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये तो सारी जानकारी हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की देख ले, बात कर ले तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 50 है, और यहाँ पे देखिएगा जो सहायक अवधायक है उसका मात्र 4 पोस्ट निकाला गया। तो 54 पदों की टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आप देखिए जो बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, तो इसके अलावा यहाँ पे जो है ना दूसरा वैकेंसी भी है और तीसरा वैकेंसी भी है, लेकिन बहुत कम पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 54 पदों की वैकेंसी है, और अगला जो पोस्ट है यहाँ पे ये है आपका पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क का पोस्ट है, और तीसरा जो पोस्ट है आपका यहाँ पे रिपोर्टर का पोस्ट है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें कि रिपोर्टर का वैकेंसी था, और भी 2-3 पोस्ट है, तो 3 पोस्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी वैकेंसीज कम है। इसके बारे में अगला वीडियो में मैं जानकारी दूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बिहार विधानसभा के नेक्स्ट वैकेंसीज को लेकर।